Hello guys, today I'm starting with another set of question from chemical reaction and equation chapter. So here's our next question. Correct and balance the following equations. हमें नीचे जो भी equations हैं उनको correct करना है और balance करना है. So सबसे पहले आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए. कैसे लिखेंगे? By using criss-cross rule. So कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड 1, crisscross method, and the formula will be CaOH twice. So मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसीज. हम वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं. इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए किसी भी एलिमेंट का. जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है. इसकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी. के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल. के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं. हमें कैल्शियम के 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एन शेल में आ गए. अब फर्दर हर एलिमेंट को स्टेबिलिटी चाहिए होती है. सो स्टेबिलिटी के लिए आउटरमोस्ट जो भी शेल होता है वो कंप्लीट होना चाहिए. मींस कि आउटरमोस्ट शेल पे या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर हाइड्रोजन और हीलियम के केस में या लिथियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. नाउ क्या होगा कि ये जो एन शेल से है, या तो एन शेल गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स कि ताकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सके, या तो ये लूज करेगा. पर गेन करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे. ठीक है. और अगर वो लूज करेगा तो उसको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए कैल्शियम की वैलेंसी आ गई 2. ओके. अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होगा. अब हमारे पास आगे रिएक्शन. अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज अ गैस, और गैस जर्नली जो होती है वो डायटोमिक फॉर्म में होती है. जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम O2 की फॉर्म में लिखते हैं. नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम N2 की फॉर्म में लिखते हैं. यहाँ पे हाइड्रोजन को हम H2 की फॉर्म में लिखेंगे. ओके. सो नाउ वी हैव टू बैलेंस. कैल्शियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड बैलेंस है. हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट वाली साइड पे, बट प्रोडक्ट वाली साइड पे 4 एटम्स हैं. तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा. हम इसके आगे 2 लिख सकते हैं. अब आपके पास हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए और ऑक्सीजन के 2 एटम्स होंगे. तो दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे. सो नाइट्रोजन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नाइट्रोजन को हम N2 लिखेंगे, हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे, और हमारे पास अमोनिया फॉर्म हो रहा है NH3. अब वी हैव टू बैलेंस. नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं तो हमें प्रोडक्ट पे भी 2 लिखना होगा. अब हमारे पास हाइड्रोजन के टोटल 2 × 3 6 एटम्स हो गए. हमें हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स बनाने होंगे. इसके लिए हमें यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा. नाउ दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस बिलो इक्वेशंस. हमें जो भी केमिकल इक्वेशंस हैं इन सबको बैलेंस करना है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम के साथ. रिएक्टेंट वाली साइड पे सोडियम. मैंने आपको बताया था कि बैलेंसिंग जो है हिट एंड ट्रायल मेथड है. आपको जो भी एटम जो इवन नंबर में बनाना होता है. ओके. अगर हम ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन 1 है और यहाँ रिएक्टेंट पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो हमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स बनाने पड़ेंगे. प्रोडक्ट वाली साइड पे भी हमने यहाँ पे 2 लिखा. अब सोडियम के टोटल एटम्स कितने हो गए? 4. हमें सोडियम के आगे भी 4 लिखना पड़ेगा. दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन. अब नेक्स्ट रिएक्शन में आपको बैलेंस करना होगा. देखो यहाँ पे अब ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, हमें बैलेंस करना पड़ेगा ऑड नंबर के साथ. अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो अब ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट वाली साइड पे 4 आ गए.
हमें रिएक्टेंट वाली साइड पे भी 4 बनाने होंगे, सो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के 4 हो गए और हाइड्रोजन के भी 4 एटम्स हो गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे। सो दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस रिएक्शन नाउ। अब नेक्स्ट रिएक्शन है मैग्नीशियम, बैलेंस्ड है, हाइड्रोक्साइड। हम यहाँ पे शुरू करेंगे क्लोरीन के साथ शुरू करते हैं। क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो हमें रिएक्टेंट वाली साइड भी 2 लिखना पड़ेगा। ओके, सो अब देखते हैं हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए। अब 2 + 2 4 एटम्स हैं, सो हमें रिएक्टेंट वाली साइड 4 एटम्स है, तो प्रोडक्ट वाली साइड भी 4 एटम्स बनाने पड़ेंगे। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब आपको ऑक्सीजन को देखना है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट वाली साइड पे भी और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 2 एटम्स हैं। नेक्स्ट इक्वेशन आयरन के साथ शुरू करते हैं। सो अगर हम आयरन के साथ शुरू कर सकते हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ भी शुरू कर सकते हैं, आपको सबसे पहले ऑड नंबर के साथ ही शुरू करना होता है। यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन 3 है और तो हमें इवन मल्टीपल बनाना पड़ेगा ऑक्सीजन का। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन के 6 एटम्स हो गए। रिएक्टेंट वाली साइड पे भी हमें ऑक्सीजन के 6 एटम्स बनाने पड़ेंगे। ओके, सो अब अगर देखें तो प्रोडक्ट वाली साइड पे आयरन के 4 एटम्स हैं, सो रिएक्टेंट वाली साइड पे भी हमें 4 एटम्स बनाने पड़ेंगे। Now this is balanced chemical equation. Next equation aluminium hydroxide है, सो इससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है। तो हम शुरू करेंगे एल्यूमिनियम के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, सो हमें रिएक्टेंट वाली साइड पे भी 2 एटम्स लिखने पड़ेंगे। अब टोटल अगर हाइड्रोजन के एटम्स देखें तो 3 × 2 6 एटम्स हैं, तो हमें हाइड्रोजन के 6 एटम्स बनाने पड़ेंगे प्रोडक्ट वाली साइड पे भी। अब ऑक्सीजन देखते हैं, सो प्रोडक्ट पे टोटल ऑक्सीजन हो गए 6 और रिएक्टेंट पे भी टोटल ऑक्सीजन हो गए 6। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अगर नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, सो हम नाइट्रोजन के साथ बैलेंस कर सकते हैं इस रिएक्शन को। नाइट्रोजन प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 है, तो हमें रिएक्टेंट वाली साइड पे भी 2 बनाने पड़ेंगे। अब हाइड्रोजन टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए, 6 आ गए, सो हमें प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 6 हाइड्रोजन बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट वाली साइड पे 3 हैं, तो रिएक्टेंट वाली साइड पे भी हमें 3 ही बनाने पड़ेंगे। अब कॉपर रिएक्टेंट पे 3 हो गए, तो हमें प्रोडक्ट पे भी 3 बनाने पड़ेंगे। सो अभी आप चेक कर सकते हैं, नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, कॉपर भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ओके, सो दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलेंगे। हम एल्यूमिनियम के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के रिएक्टेंट में 2 एटम्स हैं, हमें प्रोडक्ट में भी 2 एटम्स बनाने पड़ेंगे। अगर हम सोडियम देखें तो प्रोडक्ट में 2 एटम्स हैं, तो हमें रिएक्टेंट में भी 2 एटम्स बनाने पड़ेंगे। बट यहाँ पे अगर हम सल्फेट देखें तो अगर यहाँ पे आपको सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग बैलेंस नहीं करना होता है, सल्फेट को ही बैलेंस करना होगा।
सो सल्फेट के रिएक्टेंट पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, सो आपको प्रोडक्ट पे भी 3 मॉलिक्यूल्स ही बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी कि सोडियम के एटम सब ज़्यादा हो गए, तो हमें यहाँ पे 2 नहीं लिखना होगा, यहाँ पे अब सोडियम के कितने एटम्स हो गए, 3 × 2 6, तो सोडियम के 6 एटम्स आ गए। अगर हम अब हाइड्रोक्साइड को देखें, सो हाइड्रोक्साइड के यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड पे 6 मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 6 ही हैं। एल्यूमिनियम भी बैलेंस है, सो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो इसको आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करना होगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, आप नाइट्रेट आयन के साथ इसको बैलेंस कर सकते हैं। प्रोडक्ट वाली साइड पे नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो रिएक्टेंट वाली साइड पे भी आपको 2 लिखना पड़ेगा। अगर हम कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम बैलेंस्ड है। अब हम टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन को देखते हैं, सो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 × 3 6 7 and 8। अगर यहाँ पे देखें तो 3 × 2 is 6 और इसको 8 करना पड़ेगा, तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम्स 2 + 2 4, सो यहाँ पे भी 4 आ गए। सो दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। हमें इस रिएक्शन को हम सोडियम के साथ स्टार्ट कर सकते हैं बैलेंसिंग। सोडियम के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे भी सोडियम के 2 एटम्स ही लिखने पड़ेंगे। अब देखें तो सल्फेट के एक ही मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे भी सल्फेट का एक ही मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन टोटल 4 हैं, तो आपको हाइड्रोजन को 4 बनाना पड़ेगा। ऑक्सीजन इज 2 + 4 6 और यहाँ पे भी 4 + 2 6 आ गए। सो नाउ दिस इज बैलेंस्ड। अब नेक्स्ट और लास्ट इक्वेशन इज बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रही है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। बेरियम बैलेंस्ड है, क्लोराइड आयंस को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, सो प्रोडक्ट वाली साइड भी हमें 2 एटम्स बनाने पड़ेंगे। सल्फेट आयंस बैलेंस्ड, सो दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं, फर्स्ट रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और वो डिकम्पोज हो रहा है। अब हम नेक्स्ट लास्ट वाली रिएक्शन देखें तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। Our next question is fill in the following blanks with suitable words. So first, here is first equation. Chemical equation are balanced to satisfy the law of chemical equation. किस law को satisfy करता है बैलेंसिंग करने के लिए? सो क्या ये कौन से लॉ पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सो केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ क्या बोलता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये सिर्फ ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें तो जो प्रोडक्ट में किसी एलिमेंट का मास होगा
वही रिएक्टेंट में होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, द मास ऑफ एनी एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन will be equal to the mass of that element at the end of the reaction. क्या बोल रहा है कि किसी भी एलिमेंट का मास रिएक्शन की बिगनिंग में और उस एलिमेंट का मास रिएक्शन के एंड में सेम ही रहेगा. सो नेक्स्ट पार्ट क्या है? अ सॉल्यूशन मेड इन वाटर इज नोन एज सॉल्यूशन. वाटर में जो हम डिजोल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, और दैट इज इंडिकेटेड बाय AQ. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में. किसी भी सब्सटेंस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसको इंडिकेट करते हैं हम AQ से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन. हमें केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देना है. सो अगर हमने बड़ी सारी केमिकल इक्वेशंस पढ़ ली हैं, तो उसमें से एक है मैग्नीशियम रिबन को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म अ वाइट पाउडर, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शन. आप इसको रिएक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज state two characteristics of chemical reaction which take place when dilute sulfuric acid is poured over zinc granules. तो अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को पोर करेंगे तो क्या होगा? so, सबसे पहले तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और जिंक सल्फेट बन जाएगा. ओके, इसके साथ ही रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस और साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है. ओके, सो यहाँ पे टू करेक्टरिस्टिक्स क्या आई कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और जो मिक्सचर है वो हॉट हो रहा है. अगर आप किसकी केमिकल रिएक्शन देखें तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. जब गैस इवॉल्व होती है तो हम ये वाले सिंबल से उसको डिनोट करते हैं. यहाँ पे टू करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई? इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज गिव टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच occur on adding potassium iodide solution to lead nitrate solution. okay, so potassium iodide को रिएक्ट करा रहे हैं हम lead nitrate के साथ. तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं? सबसे पहले तो कलर चेंज होता है, आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे. अब आपको कैसे पता चलता है कि अगर किसी भी एक्वस के साथ सॉलिड एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है तो उसको हम प्रेसिपिटेट की फॉर्म्स में लिखते हैं. हियर इज अ केमिकल इक्वेशन. पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है लेड नाइट्रेट के साथ, तो हमारे पास लेड आयोडाइड मिल रहा है और ये जो लेड आयोडाइड है ये सॉलिड फॉर्म में है. ओके, और इसी की वजह से ही येलो कलर आ रहा है. अब एक्वस में अगर कोई सॉलिड फॉर्म मिलती है हमें तो उसको हम प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले of the substances which is involved in the chemical equation or a chemical reaction, so that is called as a chemical equation. क्या हो रहा है कि जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, उनके हम कुछ सिंबल लिखते हैं और उनको फॉर्मूले से डिनोट करते हैं. सो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन. अगर एग्जांपल देखें तो जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. क्या फॉर्म हो रहा है? जिंक सल्फेट
और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन। और इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, जिंक, अब जिंक का हम सिंबल यूज करते हैं Zn, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 की टर्म्स में लिखेंगे, जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि गिविंग एग्जांपल स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बीच में डिफरेंस बताना है। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के इन रिएक्टेंट साइड पे एंड प्रोडक्ट साइड पे, एंड इट हैज इक्वल masses of various elements in the reactant and the products. So क्या है बेसिकली कि कोई भी रिएक्शन को हम बैलेंस रिएक्शन कैसे बोलते हैं, जब एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो इक्वल हो, कहाँ पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे एंड प्रोडक्ट वाली साइड पे। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सो यहाँ पे देखिए आप कि पोटाशियम है, पोटाशियम के 2 एटम्स है रिएक्टेंट वाली साइड पे, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे भी पोटाशियम के 2 ही एटम्स हैं। नाइट्रेट देखें तो नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट पे एंड प्रोडक्ट्स के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। सो दस दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, which has unequal number of atoms of different element in a reactant on the product side। reactant और product की साइड पे जब एटम्स जो हैं वो इक्वल नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, सो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन गैस के साथ और हमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, ओके, बट रिएक्टेंट वाली साइड पे ओनली 2 एटम्स हैं। सो दिस इज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और फर्दर आपको बैलेंस करना है। सो यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो आपको रिएक्टेंट वाली साइड पे भी कितने एटम्स लिखने पड़ेंगे, 2 एटम्स लिखने पड़ेंगे, ओके। और हाइड्रोजन, ये मैंने नीचे लिखी हुई है बैलेंस रिएक्शन, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब हाइड्रोजन के 6 एटम्स को बैलेंस करना पड़ेगा, ओके। और फर्दर कार्बन रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। सो यहाँ पे रिएक्टेंट में कार्बन के 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट में भी कार्बन के 2 ही एटम्स होने पड़ेंगे, इसीलिए हमें प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 लिखना पड़ेगा, जो ऑलरेडी लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड, copper and steam are formed. So write the balanced chemical equation and state which of the chemicals are। हमें बताना है कि एक तो केमिकल इक्वेशन लिखनी है, फिर उसके बाद बताना है कि एलिमेंट्स क्या है उसमें, कंपाउंड कौन से हैं, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन बैलेंस है, हाइड्रोजन को कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया है तो हमें क्या मिल रहा है, कॉपर और वाटर। वाटर जो है अब वो गैसियस फॉर्म में है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि स्टीम फॉर्म में भी है। सो नेक्स्ट इसमें एलिमेंट्स क्या है, तो सबसे पहले कि एलिमेंट्स होते क्या हैं, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स इज द प्योर सब्सटेंस which cannot be broken down by the chemical methods, consisting of atoms which have identical number of protons in their atomic nuclei। सो एलिमेंट्स क्या है, ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है जो फर्दर, जिसको हम केमिकल मीन से फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में हाइड्रोजन इज अ एलिमेंट एंड कॉपर इज द एलिमेंट। नेक्स्ट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स जब 2 और मोर एलिमेंट्स
केमिकली कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या फॉर्म होता है? कंपाउंड। अगर देखें तो कूपर ऑक्साइड, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं तो ये भी कंपाउंड है। और हम वाटर देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो वाटर इज ऑल्सो कंपाउंड। नेक्स्ट, रिएक्टेंट क्या है? जो रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो H2 और CuO आर द रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन के राइट हैंड साइड पे लिखा होता है उसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। सो कॉपर और हाइड्रोजन, वाटर यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। अब मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सो इसका फर्दर चैप्टर आएगा जिसमें डिटेल स्टडी होगी कि व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स के पास कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और नॉन मेटल के साथ पास जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। जनरली अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, और जो राइट हैंड साइड पे होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। सो कॉपर जो है इसमें मेटल है और हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। Next question is, what are the various ways in which a chemical equation can be made more informative? Okay, chemical equation को हम more informative कैसे बोल सकते हैं? एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। सो केमिकल इक्वेशंस में एक तो हम जितने भी सब्सटेंस हैं, एलिमेंट्स हैं या फिर कंपाउंड्स हैं, उसकी फिजिकल स्टेट्स लिख के उसको मोर इंफॉर्मेटिव बोल सकते हैं। फिजिकल स्टेट को लिख के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाली साइड पे, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम, यहाँ पे जिंक है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन कर रहा है और जिंक सल्फेट बन रहा है। तो जिंक जो है वो अब सॉलिड फॉर्म में है तो इसलिए हमने सॉलिड लिख दिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक्वस फॉर्म में है तो इसके आगे हमने एक्वस लिख दिया। जिंक सल्फेट भी एक्वस फॉर्म में है और हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में है, सो इसलिए हमने G सिंबल से इसको डिनोट कर दिया। सेकेंड क्या है कि बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेकिंग प्लेस, मीन्स कि अब हीट यूज हो रही है या हीट रिलीज हो रही है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जनरली हीट रिलीज होती है, सो हम जो प्रोडक्ट है उस वाली साइड पे प्लस हीट लिखते हैं या फिर प्लस हीट एनर्जी लिखते हैं या फिर प्लस एनर्जी लिखते हैं। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो हम रिएक्टेंट वाली साइड पे प्लस हीट या प्लस लाइट लिखते हैं। एग्जाम्पल देखें तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज हो रही है। सो नेक्स्ट मैंने आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन का बता दिया कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और या फिर हीट चाहिए होती है। सो हीट के लिए हम डेल्टा सिंबल यूज करते हैं। नेक्स्ट, एन एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। सो इसकी हमने केमिकल इक्वेशन लिख दी। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। नेक्स्ट question is, explain the example how the physical state of reactant and product can be shown in a chemical equation. So, हम physical states को कैसे शो करते हैं? तो physical states में क्या होता है कि अगर कोई solid हो तो उसको S से डिनोट करते हैं, गैस हो तो उसको G से डिनोट करते हैं, अगर aqueous फॉर्म में है तो उसको हम AQ से डिनोट करते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें एग्जाम्पल, जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन कर रहा है, जिंक सॉलिड फॉर्म में है तो हम इसको S से डिनोट कर रहे हैं।
सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है तो AQ से डिनोट कर रहे हैं, जिंक सल्फेट को भी AQ क्योंकि एक्वस फॉर्म में है, और हाइड्रोजन को G से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि इसकी हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट क्या है, गैस। नेक्स्ट क्या है, बैलेंस करना है हमें केमिकल इक्वेशन को और उसके स्टेट सिंबल, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है या एक्वस फॉर्म में है, वो उसमें लिखना है। सो जिंक HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब जिंक सॉलिड फॉर्म में है, HCl एक्वस फॉर्म में है, जिंक क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है। नेक्स्ट, कन्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें ये जो स्टेटमेंट है उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट में क्या है, फेरस सल्फेट रिएक्ट कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट फेरस हाइड्रोक्साइड के और सोडियम सल्फेट के। सो ये हमने इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। नाउ यू हैव टू बैलेंस इट। आई होप आपको बैलेंसिंग आ गई होगी। Our next question is, write any two observation in an activity which may suggest that a chemical reaction has taken place. Okay, so आपको किसी भी एक्टिविटी की दो ऑब्जर्वेशंस लिखनी होंगी जिससे आपको पता चल सके कि केमिकल रिएक्शन हुई है वहाँ पे। इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, एक तो गैस इवॉल्व होगी तो हमें पता चल जाता है कि केमिकल इक्वेशन वहाँ पे हुई है, या प्रेसिपिटेट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन करते हैं और बाद में हमें प्रेसिपिटेट्स मिल रहे हैं, तब भी हमें पता चल जाता है कि देयर इज अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ओके, सो फर्स्ट अगर हम सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करा रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। इसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, NaCl कॉमन सॉल्ट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। गैस जब इवॉल्व होती है तो हम सिंबल यूज़ करते हैं और वाटर रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ PPTs। इसकी रिएक्शन देखें अगर हम, सो व्हेन पोटाशियम आयोडाइड अगर रिएक्ट कर रहा है लेड नाइट्रेट के साथ तो हमें लेड आयोडाइड मिलता है जिसके येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, मतलब लेड आयोडाइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। और इसके साथ अगर हम इसकी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है लेड नाइट्रेट के साथ, लेड आयोडाइड मिल रहा है जो सॉलिड फॉर्म में है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, और पोटाशियम नाइट्रेट जो एक्वस फॉर्म में है फॉर्म। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, aluminium hydroxide react with sulfuric acid to form aluminium sulfate and water. So इसकी हमें क्या लिखनी है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सो हाइड्रोक्साइड की 1, तो AlOH थ्राइस इसका फॉर्मूला आ गया। रिएक्ट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आपको बैलेंस करनी है इक्वेशन को। सो here is the balanced chemical equation. सबसे आप एल्यूमिनियम के साथ बैलेंस कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट वाली साइड पे, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 2 एटम्स ही होंगे। अब आपको सल्फेट्स देखने हैं, प्रोडक्ट वाली साइड पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो रिएक्टेंट वाली साइड पे भी हमें 3 मॉलिक्यूल्स इसके कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो हो गए, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो कितने आ गए, 3 × 2 6 और 3 × 2 6 6 + 6 12। सो आपको प्रोडक्ट वाली साइड पे भी इसके 12 एटम्स बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो मैग्नीज क्लोराइड मिल रहा है और साथ में क्लोरीन गैस और वाटर मॉलिक्यूल।
हम क्लोरीन के साथ इसको बैलेंस कर सकते हैं। क्लोरीन के 4 एटम्स हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे, सो रिएक्टेंट वाली साइड पे भी 4 एटम्स ही होने चाहिए। सो हियर इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन टोटल 4 आ गए रिएक्टेंट वाली साइड पे, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 4 ही हमें बनाने होंगे, तो जिसके लिए वाटर मॉलिक्यूल के आगे हम 2 लिखें। सो दिस इज फॉर today's video guys. Hope to see you again with next video. Happy learning.